हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आरपीएफ एसआई एग्ज़ाम 2024 जो कि अभी चल रहा है और आज 3 दिसंबर है और 3 दिसंबर के पहले शिफ्टों का एग्ज़ाम आज कंप्लीट हो चुका है। दोस्त, सबसे पहले मैं आप सबको बता देता हूं कि एग्ज़ाम में ज़्यादा हाई लेवल तो नहीं पूछा जा रहा है। मैं उसी आधारित प्रश्न, मैं उनके संभावित प्रश्न दोस्त आपके लिए लेकर आया हूँ। करंट अफेयर, स्टैटिक, हिस्ट्री, मतलब सारा क्वेश्चन आपको मेरे क्लास में मिलेगा, साइंस भी मिलेगा, है ना। तो दोस्त, आप सबसे रिक्वेस्ट है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को आप जरूर लाइक सब्सक्राइब करना। इसी तरह से मैं हमेशा रोज वीडियो आपके लिए लाता हूं। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए आप सभी के बीच पहला क्वेश्चन लाता हूं, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत की महिला बैडमिंटन टीम ने किस देश के खिलाफ बैडमिंटन एशिया जो कि टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? खिताब तो थाईलैंड। दोस्त, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो अब की बार एएलपी का एग्जाम हुआ उसमें से स्पोर्ट्स से संबंधित करंट अफेयर बहुत पूछा गया। अगर आपने ऐसे, मेरे दोस्त जो आपको अगली बार एलपीए का एग्ज़ाम देने गए थे, आपको पता होगा। इसीलिए मेरे दोस्त आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी करंट अफेयर से स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है पढ़ के जाइएगा। मैं इसीलिए आपके लिए क्वेश्चन लाया हूँ कि 2024 में महिला टीम जो है ना, सो थाईलैंड को हराकर जो कि बैडमिंटन टीम ने आने की एशिया टीम चैंपियनशिप जीता है। अच्छा, देखते हैं कि भारत ने पूछे फाइनल में थाईलैंड को हराकर बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का खिताब जीता। वहीं पूछे 2024 में जो कि आयोजन पूछे तो मलेशिया में। क्वेश्चन पूछ सकता है कि विजेता भारत, उपविजेता तो थाईलैंड, और अगर पूछे कि आयोजन मलेशिया। दोस्त, मेरा क्वेश्चन लाने का सिर्फ इतना सा मकसद है क्योंकि इस बार जो कि हमारी जो महिला टीम है ना, सो करीब 2016 के बाद इस बार केवल 2024 में जीता है। इसलिए आपके एग्जाम जो कि आरपीएफ में पूछ सकता है, यकीन माना दोस्त, एनटीपीसी में पूछ सकता है, एसएससी जीडी में भी पूछ सकता है। वहीं पूछे तो 3 और 2 के स्कोर के साथ जो कि भारत टीम इस मैच को जीतकर अपना नाम हासिल किया है ना। कहा ना कि 2016 के बाद इस बार जो कि 2024 में इस बार जो कि चैंपियन ट्रॉफी में अपनी पहली जीत बनाई, और 17 साल की खिलाड़ी जो कि अनमोल खरा पहुंचे तो थाईलैंड के खिलाफ यानी निर्णायक मैच जीतकर अहम भूमिका निभाई थी। तो दोस्त, ये सारा का सारा मैं आपके लिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन लाया। आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगता होगा दोस्त, आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करना। अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 के दौरान फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है मौसमी चटर्जी। मैंने कहा ना दोस्त, करंट अफेयर आपके एलपी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। इसीलिए मैं दादा साहेब फाल्के जो 2024 में दिया गया था फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान पुरस्कार से सम्मानित मौसमी चटर्जी, इसका मैं भी ले आया था आपकी आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। देखते हैं, सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार समारोह में से दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2000 यानी कि 24 जो 20 फरवरी को मुंबई में आयोजित किया गया था। अगर पूछे कि डीपीआईएफएफ की स्थापना 2012 में हुई थी और ये आधिकारिक तौर पर 2016 में भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहब फाल्के विरासत को मनाने के लिए स्थापित किया गया था। यह भारत का एकमात्र स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है जो महत्वाकांक्षी युवा, स्वतंत्रता पेशवर और फिल्म निर्माताओं के कार्य के जश्न मनाने के लिए समर्पित किया जाता है। तो दादा साहेब फाल्के जो पुरस्कार है आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा, है ना। तो मैंने लगा कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है तो मैंने जरूर लाया। अगला क्वेश्चन दोस्त, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा कर है जो प्रत्यक्ष कर है, कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा कर यानी कि प्रत्यक्ष कर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा निगम कर। और हर एक बार एसएससी हो, टीसीएस हो, जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा प्रत्यक्ष कर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि निगम जो कर है ना, सो प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष करों का भुगतान जो कि करदाता सीधे सरकार को किया जाता है। अच्छा, उसे कर का दायित्व साथ ही उसे चुकाने का बोझ एक व्यक्ति पर रहता है। प्रत्यक्ष करों में आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, उपहार कर और व्यय कर आदि जैसे जो कि शामिल है। दोस्त, आपके लिए ये जो पॉइंट है ना, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम दे के जाइए दोस्त, देने जाइए दोस्त, क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रत्यक्ष कर में आयकर जैसे कौन कौन शामिल है, तो निगम कर है, आयकर है, संपत्ति कर है, उपहार कर है, व्यय कर है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्त। तो इसीलिए मैंने आपके लिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन लाया हूँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन छाट कर लाया हूँ ताकि आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए ना, तो मेरे दोस्त आप सब भी करके आइएगा। आयकर विभाग द्वारा परिभाषित कर यानी कि ब्रैकेट के अनुसार एक ही व्यक्ति पर द्वारा लगाया गया भुगतान
किया जाता है। अब आते थोड़ा आयकर के बारे में पढ़ते हैं। आयकर के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। जैसे कि निगम टैक्स, निगम टैक्स भी एक प्रकार से आयकर है और ये तो कंपनियों और निगम द्वारा उनके मुनाफे पर भुगतान किया जाता है। वहीं अगर पूछे तो संपत्ति कर भी आयकर के आने के अंतर्गत आता है। वहीं पूछे तो संपत्ति शुल्क भी आयकर के अंदर में आता है। और उपहार जो कर है ना, ये भी अगर पूछे तो आयकर कर के रूप में ही आता है। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि निगम कर, संपत्ति कर और संपत्ति शुल्क और जो कि उपहार कर, ये पूछ लेता है कि या ये आयकर है या फिर प्रत्यक्ष कर। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है ना। तो इसी तरह से मैं क्वेश्चन लेकर आया दोस्त। अगर आपको अच्छा लग रहा तो आप सबसे रिक्वेस्ट हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, एक देखते हैं कि अप्रत्यक्ष कर से कि ऐसा कर जहां कर का भुगतान करने का दायित्व उस व्यक्ति पर होता है जो कर के बोझ को किसी भी अन्य व्यक्ति पर डाल देता है। अप्रत्यक्ष करों के प्रकार तो उत्पाद शुल्क, अगर पूछे कि निर्माता द्वारा दिए जाने वाला कर जो बोझ होता है, ये मैंने आपको बता दिया दोस्त। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन कि अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। उसमें से भी पूछे तो मनोरंजन कर भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा, सेवा कर भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। तो ये सारा क्वेश्चन आप याद करके जाइएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समिति के अध्यक्ष ने भारत के संविधान के मूल कर्तव्यों का एक नए हिस्से को शामिल करने की सिफारिश की थी। तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा एक नए जो कि मूल कर्तव्यों में एक नए हिस्से शामिल करने का सिफारिश दिया। अगर दोस्त क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत के जितने भी मूल कर्तव्य यानी उनसे संबंधित, आइए थोड़ा बात करते हैं। जैसे देखो मेरे दोस्त, स्वर्ण सिंह समिति भारत में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, अगर पूछे कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। वहीं बोले कि 51A जो कि अनुच्छेद है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य से संबंधित है और भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। तो ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्त कि निम्नलिखित में से किस पादप जगत के पौधों को शैवाल के रूप में जाना जाता है। तो थैलोफाइटा। दोस्त अगर आप एग्जाम का एनालिसिस देख रहे हो या फिर आधारित प्रश्न देख रहे हैं या फिर अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके गए होंगे तो आपको साइंस में इस तरह से क्वेश्चन आपको बहुत मिलता होगा, आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो थैलोफाइटा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। डिवीजनों में वर्गित किया जाता है, जैसे कि देखते हैं, जैसे कि थैलोफाइटा आ जाता है। इन पौधों का शरीर जड़ों, तनों और पत्तियों में विभाजित नहीं होता है। आमतौर पर शैवाल कहा जाता है जो कि थैलोफाइटा कहते हैं। ठीक है, थैलोफाइटा की इन पौधों का शरीर जड़ों, तनों और पत्तियों में विभाजित नहीं होता, थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है। वहीं पूछे कि ब्रायोफाइटा एक छोटे स्थलीय पौधा है और वे तने, पत्तियां जैसी यानी संरचनाओं से जड़े यानी कि साथ ही शरीर का डिवाइजन में मित्रता देखता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ये ब्रायोफाइटा कहलाता है। वहीं एक तो आता है टेरिडोफाइटा जो कि चालन के लिए विशेष ऊतक होने का अलावा पौधे का शरीर जड़ों, तनों और पत्तियों में विभाजित होता है, ये उसे टेरिडोफाइटा कहते हैं। जिम्नोस्पर्म में क्वेश्चन आता है कि जिम्नोस्पर्म नगन बीज वाले पौधा होता है और एक तो आता है एंजियोस्पर्म जो कि इसे आवृत्त बीज कहते हैं। एंजियोस्पर्म बीज वाले पौधे हैं, बीज ऊतक के अंदर विकसित होते हैं जो पौधे के फल बनाने के लिए संशोधित होते हैं। तो दोस्त आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये सारा जितने भी क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन अगर आपने पढ़ के सही से अपने आप पे अगर है कॉन्फिडेंस तो आपको हर एक क्वेश्चन आपको आता होगा कि हाँ इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है। तो आर्टिकल 72 के तहत मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है। तो दोस्त आपके लिए मैंने आर्टिकल के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बन सकता है मैंने लाया। अगर पूछे कि आर्टिकल 52 में तो भारत के राष्ट्रपति होंगे, ये आर्टिकल 52 में कहा गया। आर्टिकल 53 में संघ की कार्यकारी शक्ति का वर्णन आर्टिकल 53 में किया गया। 54 में बोला गया कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा, आर्टिकल 54 में कहा गया। राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका ये पूछे तो 55 में होगा। ठीक है, कि राष्ट्रपति के चुनाव का जो तरीका है ना सो ये 55 में होगा। अगर पूछे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल, ये आर्टिकल 56 में बताया गया। दोस्त मैं आपसे एक होमवर्क का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि राष्ट्रपति का जो चुनाव की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लाया गया है। तो दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आयरलैंड, कि आयरलैंड के संविधान से राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का जो कि वहीं से लाया गया है। और अगर पूछे कि आर्टिकल तो 55 के तहत कहा गया है। अगर पूछे आर्टिकल 57 में तो चुनाव की पात्रता
आर्टिकल 57 में कहा गया है। अगर पूछे कि राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता, तो आर्टिकल 58 में कहा गया है। राष्ट्रपति कार्यकाल की शर्तें अगर पूछे तो आर्टिकल 59 में कहा गया है। और राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान पूछे तो आर्टिकल 60 में कहा गया। वहीं पूछे राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया 61 में ला गया है। और राष्ट्रपति बोले कि महाभियोग किस देश के संविधान से लाया गया है, तो मेरे दोस्त यूएसए के संविधान से लाया गया। ये भी आपको याद रखना है दोस्त। क्वेश्चन आता है अगला कि 62 में क्या बताया गया, तो राष्ट्रपति के कार्यकाल में एक रिक्त को भरने के लिए चुनाव कराने का समय और आकस्मिक रीति को भरने के लिए चुने गए व्यक्ति का पद व अवधि के बारे में आर्टिकल 62 में कहा गया। आर्टिकल 63 में कहा गया कि भारत के एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 में कहा गया कि उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद के पदेन अध्यक्ष होंगे। आर्टिकल 65 में कहा गया कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, जो कि ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। 71 बोले तो राष्ट्रपति या उपाध्यक्ष के चुनाव में संबंधित या उससे जुड़े मामला आर्टिकल 71 में कहा गया है। दोस्त अगला क्वेश्चन है कि समूह 16 के तत्व यानी कि तत्व सबसे बारीक कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 6, कि जो समूह 16 के तत्वों के सबसे बारीक कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 होता है। समूह 16 के तत्वों जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम, पोलोनियम और सभी सबसे बारीक कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। आपको याद रखना है जितने भी 16 तत्वों जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम इन सभी तत्वों के बारीक कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। आपको याद रखना है। एस पूछे तो संयोजकता कोष में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होता है। पी संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। साइंस में इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। अगर पूछे ऑक्सीजन के लिए O, सल्फर S, सेलेनियम Ase, टेल्यूरियम तो Te और पोलियम का PO शामिल है। सभी तत्वों में केवल पोलोनियम ही रेडियोधर्मी है। दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरह से आता है कि 4 ऑप्शन दे दिया, उसमें से पूछ सकता है कौन जो कि रेडियोधर्मी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा पोलोनियम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको याद करके रखिएगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो बहुत सारा मैंने लाया दोस्त, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। अगला एक ठो पॉइंट आता है कि सभी 16 के सभी तत्वों जो कि ऋणात्मक रूप में अवशेषित होता है, क्योंकि वे अन्य तत्वों से 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि जो इसीलिए समूह जो 16 है ना, सो ऋणात्मक रूप से अवशेषित होता है, क्योंकि वे अन्य तत्वों से 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अभिनव भारत द सिगरेट रेवोल्यूशनरी सोसाइटी 1904 में निम्नलिखित में किसके द्वारा आयोजित किया गया था, तो बी.डी. सावरकर के द्वारा जो कि आयोजित किया गया था। दोस्त क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा, आप कमेंट कर जरूर कीजिएगा, है ना। कि जो अभिनव भारत 10 सिगरेट रेवोल्यूशनरी सोसाइटी 1904 में निम्नलिखित में किसके द्वारा आयोजित किया गया था, तो बी.डी. सावरकर। दोस्त देखते हैं कि बी.डी. सावरकर से आपके एग्जाम में क्या क्या और पूछ सकता है। जो कि प्रमुख बिंदु अगर पूछे तो 1899 में विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर ने यानी कि मैजिनी के अंग इटली के तर्ज पर यानी कि नासिक में मित्र मेला नाम से एक संगठन की स्थापना 1904 में अभिनव भारत समाज का नाम रखा था। तो वहीं अगर पूछे अभिनव भारत की शाखाएं कहाँ था, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश था। तो दोस्त ये सारा आप आराम से पढ़ लीजिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जो कि 100 ड्रम महोत्सव का आयोजन किया जाता है, तो मेघालय में। जो कि 100 ड्रम महोत्सव अगर पूछे तो मेघालय में। दोस्त जितने भी आपके एग्ज़ाम में चाहे फेस्टिवल से संबंधित, चाहे नृत्य से संबंधित, चाहे वाद्य यंत्र से, आप एग्ज़ाम में पढ़ के जाइएगा, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। 100 जो कि महोत्सव को वांगला फेस्टिवल के भी नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि वांगला फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो मेघालय में मनाया जाता है ना। 10 ढोल और 30 नर्तकों का एक समूह है, जिसे 10 ढोल समूह होंगे। तो ये सारा मैंने आपके लिए लेकर आया, तो जो कि नवंबर के माह 3 दिनों के लिए यह आयोजित किया जाता है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त कि कौन सी रक्त वाहिकाएँ ऑक्सीकृत रक्त को हृदय से शरीर अन्य भागों तक पहुंचाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा कि धमनिया जो है ना, सो क्या करता है, ऑक्सीकृत के माध्यम से जो ब्लड है ना, सो हृदय से शरीर के अन्य सभी भागों में पहुंचाने का काम किसका है, तो धमनिया का काम है। तो देखते हैं दोस्त कि धमनिया हृदय से शरीर के अन्य हिस्सों में ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। धमनिया वे रक्त वाहिका हैं जो आपके दिल से ऑक्सीजन से भरे रक्त को आपके शरीर को हर कोशिका तक पहुंचाता है। दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश ने भारत के खिलाफ ICC अंडर 19 पुरुष
क्रिकेट विश्व का आयोजन जो कि विश्व कप 2024 का फाइनल जीता था, ऑस्ट्रेलिया जीता था, जिसमें अगर पूछे उपविजेता कौन रहा था तो भारत रहा था। ये भी याद रखना, करंट से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर पूछे आईसीसी अंडर 19 जो पुरुष क्रिकेट विश्व कप है ना, उसका 2024 का फाइनल पूछे तो ऑस्ट्रेलिया जीता। इसका अगर पूछे भारत जो कि उपविजेता के रूप में रहा था। देखो दोस्त, फाइनल मैच दक्षिण अफ्रीका में यानी कि जो कि बेनोनी में हुआ था, जहां ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ इतना रन बनाया था। आदर सिंह और मुरुगन अभिषेक जैसे भारतीय बल्लेबाजों प्रयासों के बावजूद आने की अनुशासित ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजी आक्रमण ने मतलब सीमित कर दिया था। ठीक है, सीमित कर दिया था। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया ने जो कि 55 रन बनाए, जबकि ओलिवर पिक ने 46 रन का योगदान दिया। अगर पूछे भारत के लिए राज लिम्बानी सबसे बेहतरीन गेंदबाज रहे, जिन्होंने 3 विकेट, और जबकि नमन तिवारी ने 2 विकेट लिए थे। अगला क्वेश्चन दोस्त, कि जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो यह परिवर्तन हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोल रहा है कि जब मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो यह क्या होता है, तो परिवर्तित हो जाता है किसमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड। दोस्त आपको क्लास कैसा लग रहा है? दोस्त मैं आप सभी के लिए आधारित प्रश्न, संभावित प्रश्न आपके आरआरबी जिस प्रकार से एलपी में पूछा, इसी तरह से आपके आरपीएफ में पूछा जाएगा। तो दोस्त आपको एक्सप्लेनेशन, आपको क्वेश्चन, मैंने जिस प्रकार से क्वेश्चन चुन चुन कर लाया हूँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मैग्नीशियम समूह 2 से संबंधित है और एस ब्लॉक तत्वों का भी हिस्सा है। अच्छा, अगर पूछे कि मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर पूछे तो 12 का 2 8 2 हो जाएगा, है ना। अगर पूछे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैग्नीशियम का कितना कितना हो जाएगा, तो 2 8 2। अगर पूछे इसमें 2 संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, इस प्रकार से मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन खोने से जो कि Mg और Mg+2 आयन बनाता है। ठीक है मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैग्नीशियम ऑक्साइड इस प्रकार एक सफ़ेद रंग जो कि गंधहीन पाउडर होता है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि गंधहीन पाउडर के नाम से भी किसके जाना जाता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जाना जाता है। अच्छा दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि बैंगनी क्रांति को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जम्मू और कश्मीर में शुभारंभ किया गया था। यह क्रांति किस फसल का था, तो लेवेंडर के लिए यानी कि क्रांति की फसल किया गया था, जो कि ये जम्मू कश्मीर में और शुभारंभ किया था, जो कि बैंगनी क्रांति को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। दोस्त देखिए कि जो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के सुगंध यानी मिशन के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की बैंगनी क्रांति एवं लेवेंडर क्रांति घरेलू सुगंधित फसल आधारित जो कि कृषि अर्थव्यवस्था की उन्नति से संबंधित है। तो दोस्त आप इसको अच्छे तरह से पढ़ लीजिएगा, जो कि वहाँ बड़े पैमानों से लेवेंडर की कृषि प्रोत्साहन करना होता है। और इस अगर पूछे इसकी कीमत कम से कम 10,000 रुपये प्रति लीटर होता है। उसमें से दवाएं, अगरबत्ती, साबुन और एयर फ्रेशन कुछ ऐसी लोकप्रिय वस्तुएं हैं, है ना। तो दोस्त आप सबको क्लास कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा होगा, आपको आज क्वेश्चन जो मैंने पिकअप किया आपके एग्ज़ाम के लिए कैसा लगा, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच सभी दोस्तों को।